हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वीडियो सीरीज़ ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, आप सब जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डील करना। दैट मीन्स सर्किट्स के बारे में डील करना। सर्किट्स किससे बनते हैं? सर्किट्स आपके गेट्स वगैरह की मदद से बनते हैं, और गेट्स वगैरह को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कैसे फ़्लो करती है, कैसे चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो करता है। तो जब हम बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं या इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ कंडक्टेंस या कैपेसिटेंस को हम सीरीज़ और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक एटम, और एक एटम के अंदर दो तरह के चार्ज अवेलेबल होते हैं। एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा चार्ज आपका होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम के बाहर ऑर्बिट में घूमता रहता है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस बैंड। चलिए, एक वैलेंस बैंड के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करता है वैलेंसी ऑफ एन एटम। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा सेल बनाने की कोशिश करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट बेसिकली एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। देखिए, जब हम छोटे थे बचपन में, हम सब ने सेल को तोड़ के देखा है, चाहे वो डाइल्यूट सेल हो, चाहे हम बड़ी बैटरीज़ की बात करें तो बड़ी बैटरीज़ के अंदर हम देखते हैं एसिड डला होता है, और उस एसिड के अंदर कुछ रॉड्स डली हुई होती हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंसर्ट किया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमने दो रॉड्स को इंसर्ट किया। पहले हमने डाला कॉपर का रॉड, और फिर हमने डाला जिंक का रॉड। देखिए, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कॉपर का रॉड डालेंगे तो इनके बीच में कुछ रिएक्शन होगा, जिसकी मदद से पॉजिटिव चार्ज कॉपर पे आके चिपक जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जिंक रॉड के ऊपर आके कलेक्ट हो जाएगा। तो जब कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और जिंक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो कॉपर की रॉड और जिंक की रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। जब कॉपर की रॉड के बीच में और जिंक की रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो जिंक के नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और जिंक का जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉपर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसी चार्ज के फ्लो को, भले ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में हो, भले ही वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, इस चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं करंट। तो देखिए, करंट हमारी दो टाइप की हो सकती है। पहले टाइप की करंट होती है कन्वेंशनल करंट, और दूसरे टाइप की करंट होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है कि आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करता है। यानी कि कन्वेंशनल करंट में आपका चार्ज फ्लो कौन लेके जाता है? पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करेगी? पॉजिटिव पोल से फ्लो करेगी। कहाँ पे फ्लो करेगी? नेगेटिव पोल की तरफ फ्लो करेगी। तो हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी करंट जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट की खासियत क्या होती है? वो नेगेटिव पोल से फ्लो करती है पॉजिटिव पोल की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट आपकी कहाँ से फ्लो करेगी? नेगेटिव पोल से चलेगी, कहाँ पे जाएगी? पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगी। तो इस तरह की करंट को हम क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉनिक करंट, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली हम कौन सी करंट काम में लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अब यदि मैं करंट की यूनिट को स्पेसिफाई करना चाहूँ, करंट को डिफ़ाइन करना चाहूँ, तो मैं करंट को कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे हमने करंट के सिंबल के तौर पे लिया है I। तो करंट की डेफिनेशन आपकी क्या कहती है, या 1 यूनिट ऑफ करंट आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो? इफ़ अ नेट चार्ज Q passes through any cross section of a conductor in a time t, then the current I is defined as I is equal to Q divided by T। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर हमने चार्ज कितना दे रखा है? Q दे रखा है, और कंडक्टर के ऊपर हमारी करंट कितने टाइम में पास कर रही है? टाइम t में पास कर रही है। तो यदि मैं चार्ज को डिवाइड कर देता हूँ टाइम से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट ऑफ करंट। चलिए इसी में ही हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है और रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या होती है। देखिए हम सब जानते हैं, जैसा कि हमने देखा, आपकी करंट किस पे डिपेंड करती है? आपकी करंट वोल्टेज पे डिपेंड करती है, आपकी करंट चार्ज पे डिपेंड करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के। यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? करंट के। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी करंट भी बढ़ेगी। तो मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज कर देता हूँ विद अ कांस्टेंट से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे R क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो हमारे R को हम कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और हम रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेजिस्टेंस की यूनिट हम डिफाइन करते हैं ओम में। तो यदि अब पूछा जाए कि ओम की यूनिट क्या होती है या ओम को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलोगे? व्हेन 1 एम्पियर ऑफ अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन रेजिस्टेंस कम आउट टू बी 1 ओम। मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, और उसके अंदर करंट यदि फ्लो करती है 1 एम्पियर की, तो मैं क्या कहूँगा? मेरे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी हुई? 1 ओम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। हमारी रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस को बेसिकली 3 तरह के फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है लेंथ। आपके उस मटेरियल की लेंथ कितनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके मटेरियल की रेजिस्टेंस के। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड फैक्टर आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपके मटेरियल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतनी कम रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड आता है टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल का मतलब देखिए बेसिकली मटेरियल आपका किस तरह का है वो डिफाइन करेगा कि आपकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। मटेरियल जनरली आपका कंडक्टर हो सकता है, मटेरियल आपका इंसुलेटर हो सकता है, मटेरियल आपका सेमीकंडक्टर होता है। मटेरियल यदि आपका कंडक्टर है तो आपकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। मटेरियल आपका इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और यदि मटेरियल आपका सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टेंस इंसुलेटर के मुकाबले कम होगी मगर कंडक्टर के मुकाबले ज़्यादा होगी। यानी कि एक मीडियोकर लेवल होगा कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का। चलिए अब हम देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल क्या होती है। देखिए हमने बोला आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को चेंज कर देता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पर रो आपकी क्या कहलाएगी? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो
तो हम रो की यूनिट कैसे लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मैं कैसे डिफाइन करूँगा? मेरे मटेरियल की रेजिस्टेंस व्हेन, जब मटेरियल की लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 स्क्वायर मीटर। तो चलिए हम रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यूनिट ऑफ रो हम जानते हैं क्या होगी? आर इंटू एल, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम होती है। एरिया की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की यूनिट कितनी होती है? मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? ओम मीटर। तो ये तो क्या हुई? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल या कंडक्टेंस। देखिए सिंपल सी चीज़ है, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स आपके लिए क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब देखिए हमने देखा था कि हमारे पास मटेरियल तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है इंसुलेटर, एक हमारे पास होता है कैपेसिटर, और एक हमारे पास होता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की मदद से हमारा जो स्पेसिफिक मटेरियल तैयार होता है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। चलिए सबसे पहला मटेरियल हम देखते हैं, हमारा मटेरियल है रजिस्टर्स। रजिस्टर का मतलब क्या हुआ? वो मटेरियल जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिकल करंट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रजिस्टर आप किसको बोलेंगे? वो मटेरियल जो कि आपकी करंट को, भले वो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो भले ही वो इलेक्ट्रिकल करंट हो, उसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो रजिस्टर्स को बेसिकली हम अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं यदि हमारे पास एक से ज़्यादा रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम रजिस्टर्स को कितनी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए रजिस्टर्स को आप सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं या रजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ रजिस्टर्स का। रजिस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर क्या चीज़ अवेलेबल होगी? रेजिस्टेंस अवेलेबल होगी। तो हमारा फर्स्ट थिंग आ गया रजिस्टर्स इन सीरीज़ हम कैसे बनाएंगे या हम रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया? हमने तीन रेजिस्टेंस ली, R1, R2, R3। तीनों रेजिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा V1, V2, V3। करंट को हमने कांस्टेंट रखा और एक बैटरी ली जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E है। चलिए तो अब हम क्या बोल सकते हैं? हमारा वोल्टेज 1 किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू R1। क्यों? क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस कितनी है? R1। हमारा वोल्टेज V2 किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू R2, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस कितनी है? R2। सिमिलरली हमारा V3 वोल्टेज 3 किसके बराबर हो जाएगा? I इंटू R3। अब हम जानते हैं कि हमारा टोटल वोल्टेज E जो है वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो हमने लिखा E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बट यहाँ पे करंट कितनी फ्लो कर रही है? I फ्लो कर रहा है। और हमारी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है R। तो हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू आई आर विच वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे हम V1 को, V2 को और V3 को रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? E इज इक्वल टू आई आर विच इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए इस इक्वेशन में I कॉमन है तो I आपका हर तरफ से कट जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरह से हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने तीन अलग अलग रेजिस्टेंस को लिया और इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो जब हमने तीन रेजिस्टेंस को लेके पैरेलल में कनेक्ट किया है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा वोल्टेज कॉमन रहेगा और करंट वेरी करेगा। तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर करंट कितनी आ रही है? I1, I2, I3। और हमारा तीनों में वोल्टेज कितना रहेगा? V रहेगा। तो अब हमारी टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल करंट I आपकी आएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ?
ई अपॉन R1, वोल्टेज हमारा सेम है, यहाँ पे हमने वोल्टेज को ई से डिनोट किया है। I2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई अपॉन R2, अगेन ई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर रेजिस्टेंस R2। सिमिलरली I3 इज इक्वल टू ई अपॉन R3, ई हमारा हो गया वोल्टेज, R3 हो गई हमारी थर्ड रेजिस्टेंस। तो अब हमारी टोटल करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, R, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू ई अपॉन R। ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 को हमने रिप्लेस किया ई अपॉन R1 से, I2 को रिप्लेस किया ई अपॉन R2 से, I3 को रिप्लेस किया ई अपॉन R3 से। तो मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी आ गई, ई अपॉन R इज इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस ई अपॉन R2 प्लस ई अपॉन R3। अब यहाँ पे सब में ई कॉमन आ रहा है, तो ई आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कट जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये था अबाउट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलिए इसके बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है रेजिस्टेंस का 40 ओम, और जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 7.5 ओम, यानी कि 7.5 ओम। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। The resistance of two conductors in series is 40 ohms and 7.5 ohms when connected in parallel. What are the resistances? तो हम शुरू में लेंगे let both resistance be R1 and R2. So R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, सीरीज में कनेक्ट किया तो 40 ओम, जब पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 7.5 ओम। तो ये क्या हो जाएगा, 1/7.5 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/7.5। अब देखिए R2 में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 40 माइनस R1। तो जब मैं R2 में 40 माइनस R1 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7.5 इज इक्वल टू R1 इंटू 40 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 40 माइनस R1। अब R1 प्लस 40 माइनस R1 को आप 7.5 की तरफ ले जाइए तो 7.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, R1 प्लस 40 माइनस R1 से। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिली, आपको इक्वेशन मिली R1 स्क्वायर माइनस 40 R1 प्लस 300 इज इक्वल टू 0। R1 स्क्वायर माइनस 40 R1 प्लस 300 इज इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो आपको 300 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम कितना आ रहा हो, -40। तो हमारे फैक्टर 300 के क्या बनेंगे, -10 एंड -30। 300 के दो फैक्टर आपने बनाए 10 एंड 30, और क्योंकि आपको माइनस में इनका सम चाहिए था तो फैक्टर क्या बने, -10 एंड -30। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 स्क्वायर माइनस 10 R1 माइनस 30 R1 प्लस 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने R1 को कॉमन लिया तो मुझे मिला R1 माइनस 10, यहाँ पे हमने 30 को कॉमन -30 को कॉमन लिया तो मुझे मिला R1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो रेजिस्टेंस 1 आपकी आ गई 30 ओम एंड रेजिस्टेंस 2 आपकी आ गई 10 ओम। चलिए इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आता है कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर वो मटेरियल होता है जो कि आपकी करंट को कैरी करता है, यानी कि वो मटेरियल होता है जिसके अंदर आपकी कैपेसिटेंस होती है, और कैपेसिटेंस हम जानते हैं क्या होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए कैपेसिटर के अंदर आपकी तीन चीज़ें होती हैं, वोल्टेज होता है, चार्ज होता है और कैपेसिटेंस होती है, और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू C इंटू वी। चार्ज किसके बराबर होगा, C इंटू वी के। Q इज इक्वल टू C इंटू वी। अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था। पहला तरीका होता है सीरीज़ में और दूसरा तरीका होता है पैरेलल में। तो चलिए यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम कैपेसिटेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए
हमारे पास 3 कैपेसिटेंस हैं C1, C2, C3। तीनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया। जब हमने तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया तो हमारा वोल्टेज अलग अलग होगा, V1, V2, V3, मगर चार्ज सब पे सेम होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, Q इज़ इक्वल टू C1 इंटू V1, इसलिए V1 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2। सिमिलरली V3 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। तो मेरे पास अब टोटल वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन C के, वेयर C क्या हो गया, आपका टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 को रिप्लेस कीजिए Q अपॉन C1 से, V2 को रिप्लेस कीजिए Q अपॉन C2 से, V3 को रिप्लेस कीजिए Q अपॉन C3 से। तो मुझे क्या, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को मैंने रिप्लेस किया Q अपॉन C से, V1 को रिप्लेस किया Q अपॉन C1 से, V2 को रिप्लेस किया Q अपॉन C2 से, और V3 को रिप्लेस किया Q अपॉन C3 से। तो यहाँ पे Q लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, तो Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसी तरह से देखिए, जब मैं कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने पे क्या होगा, मेरे पास 3 कैपेसिटेंस हैं C1, C2 और C3। तीनों को मैंने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में कनेक्ट करने पे आपका वोल्टेज V तो बराबर रहेगा मगर चार्ज चेंज हो जाएगा। C1 पे चार्ज कितना है, Q1, C2 पे चार्ज कितना है, Q2, और C3 पे चार्ज कितना है, Q3। चलिए, तो चार्ज Q1 किसके बराबर हो जाएगा, C1 इंटू वी। चार्ज Q2 किसके बराबर हो जाएगा, C2 इंटू वी। चार्ज Q3 किसके बराबर हो जाएगा, C3 इंटू वी। अब देखिए हमारे पास टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मैं टोटल चार्ज Q को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, C इंटू टोटल वोल्टेज से, यानी कि C इंटू वी से। Q1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, C1 इंटू वी। Q2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, C2 इंटू वी। एंड Q3 किससे रिप्लेस हो जाएगा, C3 इंटू वी। अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी वोल्टेज आपका आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी आपका वोल्टेज आ रहा है, यानी कि V इज़ कॉमन। तो V से V स्ट्राइक आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक छोटा सा सेल क्या होता है, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में कैसे लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं। सिमिलरली कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, हम कंडक्टेंस को पैरेलल में कैसे लगा सकते हैं, हम कंडक्टेंस को सीरीज़ में कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर और सेमीकंडक्टर्स के अंदर। यानी कि बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्यों हम किसी मटेरियल को कंडक्टर कहते हैं, क्यों किसी मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं, क्यों किसी मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।